नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, तलाक के 10 साल बाद अचानक से पत्नी अपने ससुराल जाती है और वहाँ पर जब अपने पति की हालत देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है। इधर उसका पति जब अपनी पत्नी को देखता है कि वह यहाँ पर आई है और उसकी हालत को देखता है तो एकदम से भौचक्का सा रह जाता है, क्योंकि उसे पत्नी को 10 साल पहले इस पति ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन आज यह पत्नी करोड़ों की गाड़ी में बैठकर वहां पर आई है। आखिर क्या कारण था जो पति ने पत्नी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था और किस वजह से वह महिला यहाँ पर आई थी? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गाँव में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है अनिल। अनिल के घर में उसके माता पिता है और वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। अनिल के पिता की पास ही के शहर में एक बहुत ही अच्छी पशु की दुकान है और वह दुकान बीच मार्केट में है, तो इसी वजह से वह अच्छी खासी चला करती है और घर के अंदर रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। अनिल जो है शादी के योग्य हो जाता है तो उसके माता पिता उसके लिए लड़की ढूंढते हैं और उस लड़की से उसकी शादी करा देते हैं। लड़की का नाम होता है बरखा। बरखा के घर में उसके 2 छोटे भाई बहन हैं और वह घर की बड़ी लड़की है। उसके पिता छोटी मोटी जिम्मेदारी किया करते हैं और उसे जिम्मेदारी से अपने घर का गुजर बसर अच्छी तरह से कर रही हैं। इधर बरखा की शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद बरखा अपने पति अनिल के यहाँ पर आती है और वहाँ पर अच्छी तरह से घर के अंदर रहने लगती है। बरखा अपने सास ससुर तक तहा माना करती और उनके तहे अनुसार सभी कामों को किया करती। वह अपने पति का भी आदर करती है और धीरे धीरे बड़ी अच्छी तरह से समय व्यतीत हो रहा था। लेकिन तभी दोस्तों कहते हैं ना कि हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई नजर नहीं। यहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अनिल के परिवार को देखकर जलने लगते हैं कि उनकी तरक्की काफी अच्छी थी और उनकी तरक्की को देखकर कुछ उसके दोस्त जो उसके दोस्त होने का दावा तो करते हैं, लेकिन असलियत में उसके दोस्त नहीं होते हैं। वह अनिल की तरक्की से जलने लगते हैं और उसके बाद उसे उल्टी सीधी बातें सिखाने लगते हैं। नशा करना सिखाते हैं। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा नशा करना सिखाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उसे एक नंबर का नशेड़ी बना देते हैं। अब जब अनिल के बारे में बरखा को पता चलता है कि उसका पति शराब पीने लगता है तो वह उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अनिल उसकी एक नहीं मानता है और उल्टा उससे लड़ाई करने लगता है। इसके बाद बरखा अपने सास ससुर से कह देती है और सास ससुर उसे समझने लगते हैं। समझाने के बाद जो अनिल है वह थोड़ा सा इस बात को मान लेता है और मारने के बाद वह नशा तो किया करता है, लेकिन घर में कभी नशा करके नहीं आया करता है। इसके बाद बरखा सोचती है कि चलो ठीक है, अब सुधर गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ समय व्यतीत हो जाएगा। बरखा अनिल से प्यार किया करती है। अनिल बरखा से प्यार किया करता है, लेकिन जो अनिल है वह शराब की बुरी लत का शिकार हो गया था और इसी वजह से सब कुछ हो रहा था। धीरे धीरे समय बीतता है। लगभग शादी को 1.5 साल हो जाता है और 1.5 साल बाद बरखा को एक लड़के का जन्म होता है। अब जैसे ही लड़की का जन्म होता है तो अनिल इस बात की बड़ी खुशियां मनाता है और उसके वो दोस्त जो उसको बर्बाद करना चाहते थे वह उससे पार्टी मांगने लगते हैं। इसके बाद अनिल उनके साथ जाकर शराब पीने लगता है और आज वह कुछ ज्यादा ही शराब पी लेता है और शराब पीकर ही घर में आ जाता है। अब जैसे ही वह शराब पीकर घर में आया था तो उसके बाद बरखा उसे लड़ाई करने लगती है और इस पर अनिल बरखा पर हाथ उठा देता है। अनिल बरखा पर हाथ उठाकर वहां से चला गया था, लेकिन अनिल के हाथ उठाने की वजह से बरखा के सिर में चोट आ गई थी और वह बुरी तरह से घायल हो गई थी। अनिल वहां से दोबारा और वहीं पर बैठकर शराब पीने लगता है और जैसे ही अनिल के माता पिता को पता चलती है कि बहू को चोट लग गई है तो वह लोग जैसे तैसे करके उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और वहां पर उसका ट्रीट करवाने के बाद उसे वापस से घर ले आते हैं। इसके बाद जब दूसरे दिन अनिल घर आता है तो घर आने के बाद जब उसके माता पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं तो इस बार भी उनकी एक नहीं मानता, क्योंकि इस बार उसने कह दिया था कि अब कितने दिन में तुमसे दब कर रहूंगा, मुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है, तो तुम लोग मुझे नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना है या नहीं करना। तुम लोगों के पास खाने के लिए रोटी है तो तुम मुझे परेशान मत करो, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो और अपनी जिंदगी को आराम से जियो। लेकिन यह बात बरखा को अच्छी नहीं लगती है
क्योंकि उसका पति पहले तो शराब पिया करता था और बीच के समय में उसने बिल्कुल भी यह बात महसूस नहीं होने दी थी, लेकिन अचानक से सबसे मना करने लगता है और कहता है कि मैं तो ऐसे ही रहूंगा। यह बात सुनकर जो बरखा होती है वह रूठ कर अपने मायके चली जाती है। लेकिन इस बात से अनिल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो ना तो यह केयर करता है कि उसकी पत्नी उसके बच्चे के साथ मायके चली गई है और ना ही काफी दिनों तक उनको लेने के लिए जाता है। कभी कभार जब वह घर आया करता, उसके माता पिता उसे समझाया करते और कहा करते कि बेटा बहू को ले आ, लेकिन वह मना कर दिया करता और घर वालों को भी ज्यादा तवज्जो नहीं देता है। वह कहता है कि तुम अपनी जिंदगी को आराम से जियो और मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। सुबह शाम कुछ ज्यादा ही शराब पीने लगा था। इसके बाद जो अनिल के पिता होते हैं, वह इस बात के लिए बहुत ही परेशान होते हैं और अपने बेटे के भविष्य को देखकर अपनी बहू को लेने के लिए उसके मायके चले जाते हैं। वहां पर जाकर बरखा को समझने लगते हैं और कहते हैं कि बेटी, यह हमारा इकलौता लड़का है और पूरी तरह से बागी हो गया है। अगर तू यहाँ पर रहेगी तो इसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी और तू ही है जो इसे संभाल सकती है, तो तू मेरे साथ वापस चल, वहाँ पर इसको समझा और अपने घर को अच्छी तरह से बसा। ऐसा कहकर जो अनिल का पिता होता है वह बरखा को अपने साथ ले आता है और घर के अंदर रखने लगता है। लेकिन जैसे ही शाम के समय अनिल शराब के नशे में धुत होकर वहाँ पर आता है तो उसके बाद बरखा को देखकर थोड़ा सा नाराज हो जाता है और उसको गालियां देने लगता है। कहता है कि अब तू यहाँ पर क्यों आई है, क्या तेरा यहाँ पर निकल जा मेरे घर से, और मैं तुझे अपने घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा कहकर अनिल अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है और रात के समय में ही उसे घर से बाहर खड़ा कर देता है। अनिल के पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मैं लेकर आया हूँ इसको, तो वह कह देता है कि तुम लोग भी निकल जाओ, तुम लोगों की मुझे जरूरत नहीं है। अब ये बात जब बरखा देखती है तो उससे कह देती कि कोई बात नहीं, तुम लोग आराम से रहो और मैं यहाँ से जा रही हूँ। ऐसा कहकर वह अपने मायके में फोन मिलाती है और अपने पिता को बुलाकर उसके साथ यहाँ से वापस चली जाती है। अपने छोटे से बच्चे को लेकर जो सब कुछ उसने आज देखा था, उसे चीज को देखने के बाद उसे नहीं लग रहा था कि उसका घर बस पाएगा और इसी वजह से वह अपने मायके के अंदर बैठी रहती है। इधर जो अनिल होता है, उसके दोस्त उससे कहने लगते हैं कि अब तू ऐसा कर, अपनी पत्नी को तलाक दे दे, वरना तुम्हारे घर वाले बार बार उसको ले आएंगे और तुम्हारी आजादी छिन जाएगी। इसके बाद अनिल को यह बात अच्छी लगती है और वह ऐसे ही नशे की हालत में पहुंच जाता है एक वकील के पास और कहने लगता है कि मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए। इसके बाद वकील तलाक का केस कोर्ट में दर्ज करा देता है और अनिल का और उसकी पत्नी का तलाक करवा देता है। तलाक होने के बाद अनिल की पत्नी बरखा अपने घर रहती है और अनिल अपने दोस्तों के साथ दिन रात शराब पिया करता है। इसके बाद अनिल के माता पिता होते हैं, वह अपने बेटे की हालत को देखते हैं और हालत को देखकर काफी ज्यादा परेशान हुआ करते हैं। लेकिन वह कुछ कर भी तो नहीं सकते क्योंकि बेटा जवान है और वह दोनों बुजुर्ग हो चले हैं। इसी गम के कारण वह दोनों काफी ज्यादा परेशान रहने लगते हैं और परेशानी के चलते एक दिन अनिल के पिता की मौत हो जाती है। अब जैसे उसके पिता की मौत हुई थी तो उस टाइम तक भी अनिल जी भरकर शराब पिया करता और उसे कोई गम दाथा नहीं रहती। अपने पिता की मौत की इधर जो बरखा है वह अपने मायके में रहती है तो उसके पिता उसकी दूसरी शादी कराने के लिए कहने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा पैसा भी बहुत है तो तू ऐसा कर, तू दूसरी शादी कर ले, मैं तेरी दूसरी शादी करवा देता हूँ। लेकिन बरखा अपने पिता से कहती है कि पिताजी, एक बार मेरी शादी हो गई है और आपके ऊपर से शादी का बोझ उतर गया है। मेरे पास मेरा बच्चा है और इसी के सहारे मैं अपनी जिंदगी को व्यतीत कर लूंगी। आपको कैसी भी टेंशन देने की जरूरत नहीं है। आप इसी वजह से यह बात कह रहे होंगे कि मैं आपके घर रहती हूँ। कोई बात नहीं, कुछ दिनों की मोहलत दो और उसके बाद मैं अपना खुद का काम करूंगी और वहीं पर अपने जीवन को व्यतीत करूंगी। इसके बाद बरखा के पिता होते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी बेटी से कहने लगते हैं कि नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो दरअसल ये कह रहा था कि काफी लंबी जिंदगी है और ऐसे तू कैसे व्यतीत कर लेगी। तो वह कहती है कि मेरे पास मेरा बेटा है और इसी बेटे के सहारे मैं अपने जीवन को व्यतीत कर लूंगी। बरखा का बेटा बरखा के पास था क्योंकि अनिल ने उसको लेने के लिए कभी कोर्ट में कहा ही नहीं कि मुझे मेरा बेटा चाहिए। उसे तो केवल अपनी आजादी की लगी हुई थी और उसे बच्चे से कोई भी मोह नहीं था। इसके बाद बरखा होती है, वहाँ से इंदौर में जाकर रहने लगती है और वहीं पर एक छोटी सी बुटीक खोल लेती है
क्योंकि बरखा 12वीं क्लास पास थी और उसके बाद उसे सिलाई का काम अच्छी तरह से आया करता था। वह सिलाई की बुटीक खोलती है और वहाँ पर दिन रात एक करके मेहनत करने लगती है। कुछ पैसे तो उसने बुटीक में लगा दिए थे और बाकी पैसे अपने पिता के पास छोड़ दिए थे और कहा था कि पिताजी, जब मुझे जरूरत पड़े जब आप इन पैसों को दे देना। उसके बाद बरखा की बुटीक अच्छी तरह से चलने लगती है और धीरे धीरे उसका चारों तरफ नाम होने लगता है, क्योंकि बरखा अपने काम को अच्छी तरह से किया करती और ग्राहकों को संतुष्ट किया करती। चारों तरफ की जितनी भी महिलाएं होती हैं वह सभी बरखा पर आने लगती है और बरखा का काम खूब ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद बरखा अपने नीचे कुछ कारीगर रख लेती है और खुद कटिंग करके उनको कपड़े सिलने के लिए दे दिया करती और वह कपड़ों को अच्छी तरह से सीख लिया करती। वहाँ पर काम करते हुए 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल के अंदर उसकी बेटी कितनी अच्छी खासी चलने लगती है कि बुटीक से कुछ पैसे कमाकर वह अपना घर भी इंदौर के अंदर ही खरीद लेती है और वहीं पर रहने लगती है। अपना घर हो गया था, अपनी बुटीक हो गई थी और इसके बाद बरखा पीछे मुड़कर नहीं देखती है। धीरे धीरे वह उसी कम में मेहनत करती है और अपने बेटे को पढ़ने लिखने के लिए भेजती रहती है और साथ में अपनी बुटीक के काम को फैलाती रहती है। उसे इंदौर के अंदर ही अपनी 10 से 12 बुटीक कर ली थी और इसके बाद कई अलग अलग शहरों में भी छोटी छोटी बुटीक उसने खोल दी थी, जिनका बड़ा रूप लेना अभी बाकी था। वह अच्छी तरह से कम किया करती है, अपनी बुटीक पर जाकर खुद ही देखा करती है। लेकिन तभी जब उसका बेटा 7 साल का होता है तो एक दिन अचानक से स्कूल से आने के बाद अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, सभी के पापा उनको लेने के लिए आते हैं, लेकिन मेरे पापा मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आता, कहाँ है मेरे पापा और तब आएंगे मेरे पापा। अब इस बात को सुनते ही जो बरखा होती है उसे अपने पति की याद तो आती है, लेकिन वह करे भी तो क्या करे, क्योंकि उसके पति से उसका तलाक हो गया है। तो वह अपने बेटे को बहका देती है और कह देती है कि बेटा, पापा बाहर कमाने के लिए गए हैं, जब वहाँ से वापस आएंगे तो तुम्हारे साथ खूब अच्छे से खेलेंगे। लेकिन वह अपने आप को कैसे समझाए, क्योंकि उसकी जिंदगी अब अधूरी ही बीतने वाली थी। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ बरखा का तलाक हुए उसे 10 साल हो गए हैं और 10 साल के अंदर उसके पास ढेर सारे रुपए पैसे हैं। अच्छी सी गाड़ी उसने खरीद रखी है, जिस डायरी से वह अपनी बुटीक का ख्याल रखा करती और वहाँ पर जाकर खुद से काम को देखा करती। ज्यादातर वर्कर उसने सैलरी पर रख रखे हैं और अच्छे से उनका सभी का काम चल रहा था। इसके बाद एक दिन अचानक से जब अपनी माँ बुटीक पर बैठी हुई थी, तभी उसे जगह की एक महिला उसके पास कपड़ा सिलवाने के लिए आती है, जहाँ पर उसकी ससुराल थी। आज से 10 साल पहले वह आने के बाद उससे बातें करने लगती है और बातों ही बातों में बरखा को पता चलता है कि यह महिला उसी गांव की है, पीछे से जिस गांव के अंदर उसकी ससुराल थी। और एकदम से उसे वह बातें याद आ जाती हैं जब उसका बेटा उसे अपने पापा के लिए पूछा करता था। इसके बाद बरखा उससे पूछने लगती है कि वहाँ पर तो किसी तरह का व्यक्ति रहा करता था, जिनकी शहर में अच्छी खासी दुकान थी और अच्छा खासा पैसा कमाया करते थे। तो वह कहती है कि हाँ दीदी, मैं जानती हूँ, मेरा घर उनके घर से थोड़ी दूर पड़ता है, लेकिन उनके बारे में सारे गांव को पता है। तो वह पूछने लगती है कि गांव के बारे में क्या पता है। तो उसके बाद वह महिला उसे पूरी कहानी बता देती है, जिस कहानी को सुनने के बाद बरखा को बड़ी हैरानी होती है। अब महिला उससे पूछने लगती है कि दीदी, आप इस बारे में क्यों पूछ रही हो। उसे बता देती है कि वह उस घर की बहू थी, लेकिन 10 साल पहले उसका तलाक हो गया है। तो इसके बाद वह महिला और भी डिटेल में उस घर के बारे में बातें उसे बताने लगती है, जिन बातों को सुनने के बाद बरखा का दिमाग खराब हो जाता है और वह कैसे भी करके फौरन से उस जगह पर जाना चाहती है। इसके बाद बरखा अपने बुटीक की एक काम करने वाली महिला, जिसका नाम होता है शीला मौसी, उससे कहती है कि शीला मौसी, मेरा बच्चा स्कूल से आएगा तो तुम उसे अपने घर ले जाना, बाद में आकर मैं उसे अपने पास ले आऊंगी। क्योंकि जब भी बरखा को कहीं बाहर जाना होता था तो वह अपने बच्चे को शीला मौसी के यहाँ छोड़ दिया करती। शीला मौसी, जिसकी उम्र 56 साल है, और वह अच्छी तरह से उस बच्चे का देखभाल किया करती। इसके बाद बरखा अपनी बड़ी सी कर लेती है और सीधा उसी गांव में पहुंच जाती है जहां पर कभी उसकी ससुराल थी और अपने उसी घर के सामने जाकर अपनी गाड़ी को रोक देती है। अब जैसे ही गांव वाले, वह लोग जो उसके पति को बर्बाद करना चाहते थे, वह इतनी बड़ी कार को उसके घर के दरवाजे पर देखते तो एकदम से अपने घरों से झांक झांक कर देखने लगते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी में इनके घर पर आया कौन है
और इतने अमीर व्यक्ति को इससे क्या काम पड़ गया, क्योंकि फिलहाल जो अनिल है वह घर के अंदर बिल्कुल ऐसे ही लाचार सा पड़ा रहा करता और फिलहाल उसकी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब थी। इसके बाद जो बरखा होती है वह अपनी गाड़ी से उतरती है और जैसे ही वह गाड़ी से उतरती है सभी लोग उसे देखते रहते हैं, लेकिन कोई भी पहचान नहीं पाता कि यह उसकी वही पत्नी है जो 10 साल पहले इसे तलाक दे चुकी थी, क्योंकि अब बरखा अच्छी तरह से राहत करती और उसके पास ढेर सारे रुपए थे। और कहते हैं ना कि पैसा इंसान की काया को पलट देता है, तो वही कुछ बरखा के साथ हुआ था। और बरखा के पास एक बहुत ही महंगी साड़ी है, बड़ी सी गाड़ी से उतरी है तो कोई भी उसे नहीं पहचान पाता है, पर धीरे धीरे जाकर उसे घर के मेन गेट पर पहुंच जाती है और वहां जाकर दरवाजा खटखटाने लगती है। इसके बाद अंदर से आवाज आती है कि दरवाजा खुला पड़ा है, अंदर आ जाओ। तो बरखा धीरे धीरे उसे घर के अंदर जाने लगती है। जैसे ही थोड़ी अंदर जाती है तो देखती है कि घर के बरामदे के अंदर अनिल, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब है, वह एक खटिया पर पड़ा हुआ है। देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि बरखा अनिल की उम्र में ज्यादा फासला नहीं है। देखने से ऐसा लग रहा है कि अनिल काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चला है और बरखा अभी जवान है। इसके बाद बरखा जाकर उसे कहती है, अनिल तुम्हारी हालत ऐसी कैसे। अब जैसे अनिल बरखा की आवाज को सुनता है तो एकदम से उसकी तरफ देखने लगता है और देखते ही एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि अनिल ने पहली ही बार में बरखा को पहचान लिया था। उसकी आवाज के जरिए और उसकी शक्ल सूरत के जरिए जैसे अनिल बरखा को देखता है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इसके बाद बरखा उसकी आंखों के आंसुओं को पहुंचती है और उसे सहारा देकर बिस्तर पर बिठा है। अनिल भी अपने आप को शांत करता है और अपनी बेटी को आवाज लगाता है और कहता है कि बेटी पानी लेकर आओ, यहाँ पर कोई आया है। इसके बाद उसकी बेटी, जिसकी उम्र फिलहाल 6 साल थी, वहाँ पर आती है और बरखा को पानी लाकर देती है। बरखा अनिल से बेटी के बारे में पूछती है और कहती है कि कौन सी क्लास में पढ़ा करती है। तो अनिल कह देता है कि स्कूल नहीं जाया करती, क्योंकि मेरी हालत इतनी खराब है कि मैं बच्ची को एजुकेशन तक नहीं दे पा रहा हूँ। इसके बाद बरखा अनिल से कहने लगती है कि क्या हुआ, इस तरह से क्यों हो गए तुम। तो अनिल जो अपनी पूरी कहानी बरखा को सुनाने लगता है। वह कहता है कि बरखा, मेरे कुछ ऐसे दोस्त बन गए जो मेरे दोस्त होकर भी मेरे दुश्मन थे और उनकी वजह से यह सब कुछ हुआ है। यह बात मुझे जब समझ में आई थी जब मेरे पिताजी के जाने के बाद भी मैं नशे में धुत रहा करता था, और जब मेरी माँ खोने वाली थी तो उससे पहले एक रात मुझे माँ ने समझाया और कहा कि बेटा, तेरे पिताजी तो चले गए हैं, लेकिन इसके बाद मैं भी चली जाऊंगी और फिर तू देख लेना किस तरह से इस घर के अंदर जीवन व्यतीत करता है। इसके बाद जब माँ की मौत हो जाती है तो मुझे माँ की कहीं वो बातें याद आ जाती हैं और उसके बाद मैं उन दोस्तों से मिलना और शराब पीना बंद कर देता हूँ। लेकिन फिलहाल अब घर के अंदर मैं अकेला रह गया था और तुम्हारे पास भी नहीं जा सकता था। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया था वह बिल्कुल ही सही नहीं था और मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, तो तुम्हारा सामना कैसे कर पाता। वैसे भी हम दोनों का तलाक हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू किया जाए। इसके बाद एक दिन अचानक से एक व्यक्ति हमारे घर पर अपनी लड़की का रिश्ता लेकर आता है और मैं उसे शादी के लिए हामी भर देता हूँ। उस लड़की से मेरी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वह लड़की मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। लगभग 2 साल के अंदर मेरा और उसका तलाक हो जाता है। तब तक ये बच्ची हो चुकी थी और उसके बाद तलाक के एवज में मोटी रकम मुझसे लेती है और अपने मायके में रहने लगती है। इसके बाद मैं इस बच्ची की देखभाल किया करता हूँ, लेकिन मेरे पास खाने कमाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। एक प्रॉपर्टी डीलर से बात की है, वह इस घर का और दुकान का सौदा कर देगा। उसके बाद मैं अपना इलाज करवाऊंगी और इलाज करवाने के बाद दोबारा से अपनी बेटी के साथ जिंदगी को व्यतीत करूंगा। इस बात को कहते हुए जो अनिल होता उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है। यह सारी बातें बरखा को पता थी, लेकिन फिर भी वह अनिल के मुंह से इन सभी बातों को सुनना चाहती थी। उसके बाद जो अनिल है वह थोड़ी देर में शांत होता है। शांत होने के बाद अपनी पत्नी से कहने लगता है कि बरखा छोड़ो, मैं भी इन बातों में लग गया। तुम यह बताओ कि तुम कैसी हो और क्या चल रहा है। तो उसके बाद बरखा अपने बारे में बता देती है। वह कहती है कि मैं तो अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत कर रही हूँ और तुम्हारा बेटा बार बार कहा करता है कि माँ पापा कहाँ है, पापा कहाँ है। क्या पिताजी तुम्हारे बाहर गए हैं कि पिताजी तुम्हारे बाहर गए हैं, और वह बाहर कमाने के लिए रहा करते हैं।
एक दिन कमाकर वापस लौटेंगे। अब इस बात को सुनते ही अनिल की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और वह कहने लगता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बार मुझे मेरे बच्चे से मिला सकती हो। तो बरखा कहती है कि एक बार क्या, तुम बेशक से उसके पास ही रह लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर अनिल सोच विचार में पड़ जाता है कि बरखा कह क्या रही है। तभी बरखा कहती है कि हाँ, मैं सही कह रही हूँ। अगर तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है और तुमने सच में अपने आप को सुधार लिया है तो अब तुम्हें यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है और इस बच्ची का फ्यूचर भी मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करने दूंगी। ऐसा कहकर बरखा अनिल को और उसकी बेटी को अपने साथ लेकर वहाँ से सीधा अपने इंदौर में चली जाती है, जहाँ पर उसने एक बहुत बड़ा घर ले रखा था। सबसे पहले वह अनिल को डॉक्टर को दिखाती है। डॉक्टर को दिखाने के बाद वहाँ से वापस आकर उसे अपने घर में रखने लगती है। उसने उस लड़की का एडमिशन एक स्कूल में करा दिया था और वहाँ पर रहकर वह अच्छी तरह से पढ़ाई करती रहती है। अब कुछ लोग इंदौर के अंदर उनके बारे में बातें बनाने लगते हैं और यह बातें जैसे ही बरखा के कानों तक पहुँचती हैं, तो बरखा एकदम से फैसला करती है अनिल से दोबारा शादी करने के लिए। वह अनिल से शादी करती है और शादी करने के बाद अनिल की उस दुकान को जो उसने गिरवी रख रखी थी उसको अपने पैसों से छुड़ा है और दोबारा से उसकी दुकान को चालू करवाती है और अनिल से कहती है, अनिल तुम चिंता मत करो, अच्छी तरह से दुकान को चलाओ, बाकी जो कुछ होगा वह मैं देख लूंगी, तुम कैसी भी चिंता मत करो। किसके बाद अनिल तेल लगाकर उस दुकान को चलाने लगता है और जब भी उसे यह बात याद आ जाया करती वह फिर से अपनी पत्नी से माफी मांगने लगा करता है और कहा करता है कि बरखा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन बरखा उससे कह देती है कि पुरानी बातों को भूल जाओ और आगे अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करो। दोनों पति पत्नी हंसी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं और जब बेटे को पिता का पता चलता है कि उसका पिता है तो वह भी बड़ा खुश होता है। उसको पिता के साथ साथ एक बहन भी मिल गई थी जो उसे राखी बांधा करेगी और परिवार कंप्लीट हो गया था। सभी लोग हंसी खुशी इंदौर के अंदर ही रहा करते हैं। कभी कभी वह अपने गांव वाले घर में भी जाया करते और जब लोग ये बात सुनते हैं कि किसी तरह से हो गया है तो लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा कर रह जाते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।